आज जो हम लोग विषय देखने जा रहे हैं वो है कंपनीज एक्ट। द कंपनीज एक्ट 2013। मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार और ये जो विषय है वो हमारे यहाँ LLB सेकेंड ईयर में है, पढ़ना है आपको। LLB सेकेंड ईयर में आपको जो पढ़ना है वो है कंपनीज एक्ट 2013 में, जो उसमें आपको सबसे पहले ये जानना है कि ये आखिर ये कंपनीज एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। और आज जो हम लोग देखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम फोकस करेंगे ओरिजिन ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। मतलब भारत में कंपनी का जो विकास हुआ, कंपनी विधि का विकास हुआ, वो किस प्रकार हुआ, इसको मोटे मोटे तौर पे, चूँकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो मोटे मोटे तौर पे इसको जान लेना अच्छा रहेगा। कंपनीज लॉ एक्ट 2013 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और कंपनी एक्ट ये जो 2013 का सफ़र है ये कैसे यहाँ तक हम पहुँचे। देखिए, कंपनी एक्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, तो इसके कारण ये है कि जैसे जैसे हमारा व्यापार बढ़ता गया और व्यापार की करने की पद्धतियाँ बढ़ती चली गई, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार करने लगे। जैसे साझेदारी व्यवस्था में करते थे, पार्टनरशिप, अकेले व्यापार करते थे, तो उनको उसमें एक दूसरे के साथ मिल के व्यापार करने के लिए बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों से के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ये ज़रूरी होता था कि एक बड़ा पूंजी लगाया जाए, बड़ी पूंजी लगाई जाए और उसके साथ एक बड़ा व्यापार किया जाए। और इन बड़े व्यापार करने के लिए इनमें ये भी ध्यान रखा जाए कि जो व्यापार करने आ रहे हैं उनके हितों की सुरक्षा हो और पूंजी जो लगाया जा रहा है उनके हितों की भी सुरक्षा हो, जहाँ से आप पैसे प्राप्त कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के, इनके हितों की सुरक्षा के लिए बाज़ार से पूंजी लेना, व्यापार करना, रिस्क फैक्टर्स, तो इन सब चीज़ों की व्यवस्थाओं को कानूनी रूप देने के लिए कंपनी का एक्ट का निर्माण किया गया। ये बनाया गया कि कंपनी एक्ट एक होगा जिसके अंतर्गत हम रह के काम करेंगे, हमारी ये मर्यादाएं होंगी और इसके अंतर्गत रह करके हम अपने काम को करेंगे, जिससे जो व्यक्ति उस कंपनी के लिए पैसे लगाते हैं उनके हितों की सुरक्षा हो और जो व्यापार की प्रगति हो रही वाली है, जो व्यापार करने के लिए हम आ रहे हैं, वो सही तरीके से काम करें। तो देखिए कैसे हुआ भारत में ओरिजिन ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया, भारत में कंपनी का विकास किस प्रकार में हुआ। अगर हम जाएं तो देखेंगे भारत में जो कंपनी विधि का विकास हो रहा है वो इंग्लैंड की कंपनी के साथ साथ हो रहा है। इंग्लैंड की कंपनी का जो विकास क्रम है, इंग्लैंड में जो कंपनी विधि का विकास हुआ, इंग्लैंड का जो कंपनी लॉ है, इंग्लैंड का जो कंपनी लॉ है उसके साथ साथ भारत की कंपनी लॉ का भी उसी के समानांतर कह सकते हैं कि भारत की कंपनी लॉ का विकास हुआ। चूँकि हमारे यहाँ इंग्लैंड का शासन शुरू से, जब आज़ादी के पहले इंग्लैंड ने हमारे यहाँ शासन किया और उसी दौरान कंपनी लॉ का विकास भारत में होना शुरू हुआ। सबसे पहले क्या हुआ था कि एक ब्रिटिश सम्राट जो हैं वो एक अधिकार पद जारी करते थे, रॉयल चार्टर। इस रॉयल चार्टर के द्वारा 1600 ईस्वी में उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की। रॉयल चार्टर के माध्यम से एक चार्टर जारी किया और रॉयल चार्टर के ज़्यादा से 1600 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में कर दी और इस तरीके से ये काम करने लगा। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो 1844 में इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट थे, इंग्लैंड के संसद ने एक अधिनियम पारित किया। उस अधिनियम का नाम था ज्वाइंट स्टॉक
कंपनी रजिस्ट्रेशन अधिनियम या 1844, ये अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ मान्यता दिए जाने लगे कि ये कंपनी हमारे यहाँ काम करेगी। इसमें क्या क्या आ गया कि जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी, निगमित होगी, निगमित निकाय, इनकॉर्पोरेट बॉडी, इनकॉर्पोरेट होगी, इनकॉर्पोरेट बॉडीज, इनकॉर्पोरेट जो बॉडीज होगी वो उसको रजिस्ट्रेशन के द्वारा, रजिस्ट्रेशन अगर वो करा लेती है तो वो बिजनेस कर सकती है, और इसको इस तरीके से मान्यता दिया गया कि आप कंपनी के रूप में आप काम कर सकते हैं। और लेकिन इसमें सीमित दायित्व का सिद्धांत, लिमिटेड लायबिलिटी के जो सिद्धांत हैं उसको इसमें नहीं माना गया। इस 1844 का जो जॉइंट कंपनी रजिस्ट्रेशन अधिनियम था उसमें लिमिटेड लायबिलिटी जैसी कोई बात नहीं मानी गई थी। अब ये लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है इसको हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। मोटे तौर पे हम ये देख रहे हैं कि कंपनी कैसे बढ़ा। तो इस तरीके से ये आया। जॉइंट स्टॉक रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1844 के आधार पर ही जिस तरह से इंग्लैंड में ये बना, उसी तरीके से इसी के आधार पे इंडिया में भी एक कंपनी का अधिनियम बनाया गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज अधिनियम 1850। रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज अधिनियम 1850। अब देखिए, जैसे ही इंग्लैंड में 1844 में जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1844 आया, इंडिया में उसी के आधार पे रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज अधिनियम 1850 ले आया। इस अधिनियम में लाके क्या किया, इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत कहा गया कि जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, अनिगमित कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, इनकॉर्पोरेट जो नहीं है, अनिगमित कंपनी है, उसको या अन्य बहुत सारी जो काम करने वाले प्रतिष्ठान हैं, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, जो काम कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, ये होगा कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, और वहाँ के उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। तो एक कंपनी लाया गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, और वैसे लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई जो पहले से कुछ काम कर रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, या और भी कुछ इस तरह के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और वो रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो ये आया आपको 1850 में। 1855 ये 1850 में आया, 1844 1850। 1855 में क्या गया, कंपनी संबंधी एक और अधिनियम आया, और जिसमें क्या किया गया, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी की मान्यता दे दी गई। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, सीमित दायित्व। सीमित दायित्व में क्या होता है कि इसमें कंपनी का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। कंपनी अपने सीमित दायित्व के अंदर, उसका अगर कंपनी को लॉस ज़्यादा भी होगा तो कंपनी के जो जितने दायित्व हैं वो उसको उतना ही चुकाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा उसका दायित्व नहीं होगा। इसके डिटेल्स जो हम लोग टाइप्स ऑफ द कंपनी देखेंगे तो इसमें डिटेल्स हम इसको फिर देखेंगे। अब देखिए, 1855 के बाद आया 1857 में क्या हुआ, 1857 में पहली बार इनकॉर्पोरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857 द्वारा सीमित दायित्व का सिद्धांत भारत में स्वीकृत कर लिया गया। इंडिया में भी स्वीकृत किया गया किसका सिद्धांत, ये लिमिटेड लायबिलिटी का सिद्धांत इंडिया में भी क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। देखिए पीछे पीछे चल रहा है। तो इंडिया में क्या हुआ, 1857 में भी इसमें स्वीकार कर लिया गया। कैसे स्वीकार किया गया, तो इसमें क्या किया गया कि इनकॉर्पोरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857 के द्वारा। कौन सा एक्ट, इनकॉर्पोरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857।
लेकिन इसमें बैंकिंग या जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसको 1860 तक इस सिद्धांत का सुविधा नहीं दिया गया, और उसके बाद बैंकिंग कंपनी को और जो बीमा कंपनी थी, इंश्योरेंस कंपनी को सीमित दायित्व के सिद्धांत की सुविधा दी गई 1860 के बाद। इस समय जिस समय 1857 में ये लाया गया था, उस समय ये सुविधा बैंकिंग कंपनी को और बीमा कंपनी को नहीं दिया गया। फिर 1866 में क्या हुआ कि एक इंग्लैंड में इंग्लिश कंपनी एक्ट आया था। इंग्लिश कंपनी एक्ट। ये इंग्लिश कंपनी एक्ट कब आया? 1862 में इंग्लिश कंपनी एक्ट आया। इसके आधार पे जो इंग्लिश कंपनी एक्ट 1862 था, इसी के आधार पे इंडिया में एक इंडियन कंपनी अधिनियम पारित किया गया। कब? 1866 में। 1866 में कहाँ किया गया? इंडिया में। किसके आधार पे किया गया? इंग्लिश कंपनी एक्ट 1862 के आधार पे एक बड़ा इंडियन कंपनी अधिनियम पारित किया गया, और इसमें कंपनी का इंकॉर्पोरेशन, कंपनी का विनियमन, कंपनी का परिसमापन मतलब वाइंडिंग अप, इस सब के बारे में उपबंध दिए गए थे। ये 1866 में आया। और इसके बाद 1882 से लेकर 1913 तक, 1882 से लेके 1913 तक ये जो काल था, इसमें कई संशोधन हुए। ये पूरा 30 वर्षों में क्या हुए? कई संशोधन हुए। 1882 से 1913 तक लगभग 30 वर्षों में बहुत सारे संशोधन हुए। कंपनी अधिनियम 1913, कंपनी अधिनियम 1913 क्या है? इंग्लैंड में 1908 में एकीकृत इंग्लिश अधिनियम के आधार पे भारत में ये कंपनी एक्ट आया। ये कंपनी अधिनियम जो 1913 है, ये कैसे आया? तो ये इंग्लैंड के, हमने कहा पहले ही कहा कि कंपनी जो भारत में कंपनी का लॉ का जो कंपनी एक्ट का जो विकास है, वो इंग्लैंड की कंपनी एक्ट के कंपनी में जो अधिनियम आता उसके समानांतर चलता रहा। कंपनी अधिनियम जैसे जैसे विकास इंग्लैंड में आता गया, पीछे क्या हुआ? इंडिया में उस कंपनी अधिनियम को लाया गया। तो 1913 में एक अधिनियम लाया गया, कंपनी अधिनियम 1913 इंडिया में। और इंडिया में जो कंपनी अधिनियम 1913 आया, वो आया किसके आधार पे? 1908 में एक इंग्लिश अधिनियम आया था इंग्लैंड में, उसके आधार पे। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग देखेंगे, वो है कंपनी अधिनियम, एक मिनट, हाँ, ये जो आया कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट जो 1956 है, ये भारत में बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट रहा। मतलब काफ़ी दिनों तक ये 1956 एक्ट को हम लोग पढ़ें। और 1956 जो एक्ट कंपनी में आया, ये जो एक्ट है वो 1956 जो एक्ट आया, 1936 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 से 1945 तक हुआ, 1936 के बाद 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके अंतर्गत 1947 में भारत का क्या हुआ? विभाजन हो गया। और इसी समय कंपनी में एक्ट एक लागू हुआ था, इंग्लिश अधिनियम लागू हुआ था। वो था क्या? इंग्लिश कंपनी अधिनियम 1948, इंग्लिश कंपनी अधिनियम 1948 पारित हुआ था।
और इसी के आधार पे क्या हुआ, कंपनीज अधिनियम 1956 आया। 1936 के बाद क्या हुआ था, वर्ल्ड वार हुआ था। 1943 वर्ल्ड वार जो हुआ था 1936 के बाद 1939 से 1945 तक। और इसके बाद भारत में एक 1935 जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके आधार पर 1947 में फिर भारत का विभाजन हुआ। भारत के विभाजन होने के बाद आज़ाद भारत में जो कंपनी का एक एक्ट आया, कंपनी अधिनियम 1956, और जो इसका आधार क्या था, ये था कंपनी अधिनियम इंग्लिश का जो कंपनी अधिनियम 1948, इसी के आधार पे ये आया। अब इंग्लिश अधिनियम 1948 के आधार पे आपका 1956 का एक्ट आ गया। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, इसमें 1956 एक्ट में भी कई छोटे छोटे संशोधन हुए, बहुत सारे संशोधन हुए बीच में। फिर भारत में हुआ कि कंपनी एक्ट जो 1956 है, इसमें कुछ और समय के साथ इसमें कुछ इनोवेशन, नवीनीकरण इसका होना चाहिए, ऐसी आवश्यकता मालूम पड़ी। तो उस समय एक कमेटी बनाई गई, श्री C.H. भाभा, जिसको हम लोग बोलते हैं भाभा समिति। श्री H.H. भाभा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, भाभा समिति। और ये कब बनाई गई, 1950 में बनाई गई थी। और इसमें एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई। और ये भाभा समिति जो बनाई गई थी, इसके समिति बनाने का आधार क्या था, तो इसका आधार था कि इंग्लैंड में एक बनी थी कोहेन कमेटी बनी थी इंग्लैंड में, कोहेन कमेटी। और ये कब बनी थी, ये बनी थी 1945 में। तो इसी के तर्ज पे ये जो कोहेन कमेटी बनी, इसी के तर्ज पे भारत में क्या बनी, भारत बना श्री C.H. भाभा कमेटी। कोहेन कमेटी के आधार पे वहाँ पे कंपनी अधिनियम क्या पारित हुआ था, वहाँ पे कंपनी अधिनियम हुआ था 1948। हमारे यहाँ भी कंपनी के विकास के लिए, कंपनी के लिए क्या बनाया गया था, इसको लाने के लिए भाभा कमेटी बनाया था। और इसके भाभा कमेटी के सुझाव पे हमारा कंपनी एक्ट आया था। इसी बीच भारत में 1951 में फिर कुछ संशोधन अधिनियम पारित किया गया, और इस संशोधन अधिनियम के साथ हमारा 1951 में संशोधित हुआ। और 1956 में भाभा समिति के जो सिफारिश थे, उसके आधार पे फाइनल क्या हुआ, कंपनी अधिनियम 1956 एक्ट आया। ठीक है, कैसे आया 1956 एक्ट, एक इंग्लिश कंपनी अधिनियम जो 1948 आया था, वो आया था कोहेन कमेटी बनी थी 1945 में, कोहेन कमेटी, और इसकी सिफारिश के आधार पे इंग्लिश अधिनियम 1948 आया था। भारत ने भी क्या किया, कोहेन कमेटी के जैसा की तरह पे 1950 में एक श्री C.H. भाभा की अध्यक्षता में भाभा समिति बनाई। और ये समिति ने जो रिकमेंडेशन दी है, उस रिकमेंडेशन आधार पे क्या बना हमारा कंपनी अधिनियम 1956। इस बीच 1951 में कुछ सुधार हुए थे, कुछ अधिनियम संशोधन करके पारित किए गए थे, और भी कुछ पारित किए गए थे। समय और बीतने के साथ साथ अभी जो लेटेस्ट कंपनी हम पढ़ रहे हैं, जो कंपनीज एक्ट हमें पढ़ना है, वो है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013, ये 2000 कंपनीज एक्ट जो पारित हुआ, इसमें 29 अध्याय हैं, 29 अध्याय, 470 धारा हैं, 470 धारा है, और 7 अनुसूची हैं, अनुसूची। कंपनीज एक्ट जो 1956 थे, वहाँ के बाद एक लंबे समय के बाद 1956 कुछ सुधारों के साथ हम लोग कंपनी एक्ट 1956 पढ़ते चले आ रहे थे। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे, वो जो नई पूरी की पूरी कंपनी एक्ट, जो नया कंपनीज एक्ट आ गया, काफ़ी संशोधन और एक नया ही अधिनियम पारित हो गया, कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें हमको ये पढ़ना है। और इसके अंतर्गत, कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत हम लोग
पढ़ेंगे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में, कंपनी के की लीगल स्टेटस क्या है, कंपनी किस प्रकार से काम करती है, कंपनी का लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, प्रोमोटर्स, ये सब चीज़ समय के साथ साथ आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो आप देखते जाएंगे। तो मोटे तौर पे जो कंपनी है उस कंपनी का ये इतिहास है, ये मोटे तौर पे कंपनी का आप एक शॉर्ट मैंने बता दिया। कंपनी के विकास क्रम क्या है, कंपनी का ओरिजिन ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया क्या है, कंपनी इंडिया में कैसे कैसे विकास किया। तो इंग्लैंड के कंपनीज एक्ट के समानांतर हम आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते हम कहाँ आ गए, कंपनीज एक्ट 2013 पे, और इसी कंपनीज एक्ट 2013 को हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इस कंपनी के बारे में कि कंपनी एक्ट 2013 आने के, कंपनी एक्ट 2013 है, वहाँ पे कंपनी आखिर है क्या, कंपनी का डिफिनीसन क्या है, कंपनी की प्रकृति क्या है, कंपनी का नेचर क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। धन्यवाद।